हाय फ्रेंड्स। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। जब कोई देश डिफ़ॉल्ट होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि कर्ज चुकाने के पैसे उसके पास नहीं हैं। इंपोर्ट से जो सामान आता है, जो बिल होता है, उसको पेमेंट करने के पैसे उसके पास नहीं हैं। इनकम बिल्कुल ज़मीन पर आ जाता है और खर्च आसमान छूता रहता है। और फॉरेक्स जो विदेशी मुद्रा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट वो जीरो हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है तो हम कह सकते हैं कि वह मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान के हालात को देख करके ऐसा लगता नहीं है कि जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गया वो सच है। मैं अगर ऐसी बात कहता हूं तो उसके एक आधार हैं। पहली बात तो ये 1960 से लेकर के आज तक जितने भी मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं वे लगभग 147 कंट्रीज हैं और 147 में जो लास्ट नाम है वो है श्रीलंका का। पाकिस्तान का इस लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो डिफ़ॉल्टर कैसे? दूसरी बात है, आज के डेट में $3 बिलियन अब भी पाकिस्तान के हाथ में है विदेशी मुद्रा। और यही 3 दिन पहले चाइना ने $700 मिलियन लोन दिया है उसको, तो करीब करीब $4.25 बिलियन आज के डेट में उसके पास है। तो डिफ़ॉल्टर कैसे हुआ? और दूसरी बात, जहाँ तक उसका जीडीपी ग्रोथ है उसको देखिए। 2022 के एंड में जस्ट 2-3 महीने पहले जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो भी 377 बिलियन है। और पीपीपी के दृष्टि से अगर देखेंगे तब तो 1.6 ट्रिलियन है उसके पास, $1 ट्रिलियन है उसके पास। तो डिफ़ॉल्टर कैसे? दूसरी बात एक और है कि जो उसका जीडीपी ग्रोथ हुआ है पिछले 3 साल में, जरा उस पर गौर कीजिए। 2021 में 5.7% जीडीपी ग्रोथ हुआ है। 2022 में 6% हो चुका है उसका ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। और अभी जो पूरी दुनिया की आर्थिक हालत बहुत बदतर है, तब भी पाकिस्तान का 3% है जनवरी 23 में। इतना बड़ा जीडीपी ग्रोथ पूरे यूरोप और अमेरिका में कहीं नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान और थोड़ा सा चाइना और बांग्लादेश को छोड़ दीजिए तो कहीं नहीं हुआ है। तो जिसका इतना अधिक ग्रोथ हो रहा है वो डिफ़ॉल्टर कैसे हो गया? ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि ये डिफ़ॉल्टर की बात जो कही गई है वो सच नहीं है। तो फिर क्या सच है? क्या पाकिस्तान की जो पुरानी पॉलिसी रही थी कि पीड़ित स्थिति का लाभ उठाना, विक्टिमहुड कह के लाभ उठाना, और यही कह के अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरबिया से, ढेर सारे देशों से ढेर सारे पैसे लिए हुए हैं और उसी पर पाकिस्तान चलता रहा है। क्या वही पॉलिसी आज भी पाकिस्तान लागू कर रहा है? हम पीड़ित हैं, हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं, आप हमको मदद कीजिए, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, हमारे यहाँ ये हो गया वो हो गया। इस तरह के रोना रो करके पाकिस्तान ने बहुतों से पैसे लिए हैं। हो सकता है कि वही नीति आज भी हो, ना भी हो, लेकिन एक बात तो सच है, उसको डिफ़ॉल्ट भले ना कहिए, डिफ़ॉल्ट के परिभाषा के अनुसार वो डिफ़ॉल्ट ना भी हुआ हो, लेकिन एक बात तो सच है कि आर्थिक हालात बहुत बुरी हो चुकी है। वो आर्थिक कंगाल के दहलीज पर खड़ा हो गया है जाकर के, ये हालत है उसकी। अगर ये मैं कहता हूँ कि वहाँ पर आर्थिक हालात खराब हुए हैं तो उसके कुछ आधार हैं। जैसे देखिए कि एक्सपोर्ट, जहाँ से कि इनकम होता है, बाहर से विदेशी मुद्रा आता है, वो 33 बिलियन है। और जो इंपोर्ट है जिसमें कि विदेशी मुद्रा बाहर जाता है, पेमेंट करना पड़ता है, वो कितना है? 73 बिलियन। 33 बिलियन का मुद्रा देश के अंदर आ रहा है, 73 बिलियन का मुद्रा देश से बाहर जा रहा है। ये तो हालात गंभीर जरूर है उसकी, भले डिफ़ॉल्टर ना कहें उसको हम। दूसरी बात, रेवेन्यू जो इनकम है वो जीडीपी का 12% है, मात्र 12% और जो जीडीपी में जो खर्च, जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से जो एक्सपेंसेस है, खर्च हो रहा है, वो 20%। तो आपका रेवेन्यू हुआ 12% और एक्सपेंसेस हुआ 20%। आमदनी
12% GDP का और खर्च 20%, अंदाज लगा लीजिए। और पब्लिक डेट जो है, जो कर्ज जो है पब्लिक कर्ज, वो 76% ऑफ GDP है। और 1 रुपया GDP का फायदा होता है तो 76 पैसा उसमें वो कर्ज में चला जाता है, थोड़े से पैसे बचते हैं। तो ये हालात है उसके। और दूसरी एक और बात है, ये जो फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा, 22 के जनवरी में 2022 के जनवरी में 17 बिलियन पाकिस्तान के हाथ में था, $17 बिलियन पाकिस्तान के हाथ में था। ठीक 1 साल बाद 2023 में इतनी तेज़ी से नीचे गया कि अभी हाथ में सिर्फ 3 बिलियन बचा हुआ है। ये सारी बातें जाहिर है कि वो आर्थिक संकट में है। और उससे भी बड़ी बात एक और है, मूडी नाम की जो आर्थिक संस्था है पूरी दुनिया की, उसके बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 2023 का जो आधा है, पहला 6 मंथ है, उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 33% बढ़ के चला जाए। ये बड़ा ही गंभीर बात कहा है। और आगे उन्होंने कहा है, पाकिस्तान इज ट्रैप्ड इन लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेसिव फिजिकल डेफिसिट एज वेल एज डिटोरिएटिंग एक्सटर्नल बैलेंस। इन सारे हालात को देखते हुए मूडी का कहना है कि बड़ा ही गंभीर हालत वहाँ की है। भले इसको परिभाषा के अनुसार न कहें डिफ़ॉल्ट, लेकिन आर्थिक हालत खराब तो है। ऐसी आर्थिक हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने IMF से आग्रह किया है कि हमको बेल आउट कीजिए, इस परेशानी से हमको उबारिए। और IMF ने अपने एक टीम को भेजा पाकिस्तान, 31 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच में, अभी कुछ दिन पहले तक वो टीम आई हुई थी। उन्होंने पूरा विस्तार से आकलन किया और पाकिस्तान को सलाह दिया, आपको टैक्स बहुत अधिक बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस बात को माना और अभी 2-3 दिन पहले मिनी बजट पास किया है। उसमें पाकिस्तान ने $172 बिलियन का टैक्स बढ़ा दिया है। नतीजा ये हुआ, बहुत सारे वस्तुओं के दाम आकाश छूने लगे हैं। ये परेशानी हो गई है। अब इसके चलते जो परेशानी लोगों को भुगतनी पड़ रही है वो तो ठीक है, क्योंकि IMF ने साफ साफ कहा है कि जो अमीर लोग हैं उस पर टैक्स बढ़ाइए और गरीबों को सब्सिडी दीजिए। तो अमीर लोगों में जो मध्यम वर्ग हैं वो भी आ जाते हैं, जो कार यूज़ करते हैं, जो TV यूज़ करते हैं, उनके भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इस कारण से क्या हुआ है, देखिए सामान के भाव कितने बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। जैसे पेट्रोल जहाँ 234 रुपीज़ पर लीटर था, वो बढ़कर के 272 रुपीज़ पर लीटर हो गया है। 10 kg आटा का दाम 800 रुपीज़ था, वो बढ़ के 1250 रुपीज़ हो गया है। चना दाल 1 kg का दाम जहाँ 280 रुपीज़ था, अभी 620 रुपये हो चुका है। और ये जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती का दाम जहाँ 1400 रुपया था, वो 1700 रुपया हो चुका है। खाने का तेल 380 रुपीज़ था, 620 रुपये हो चुका है। इस तरह से भाव आकाश छू रहा है, लोग परेशानी में हैं। ये सारे हालात पिछले 6 महीने से हुआ है। कहा जाता है कि उसका तत्काल कारण ये है, ये शॉर्ट टर्म जो रीजन है, कारण है, वो ये है कि अभी पाकिस्तान में बाढ़ आया था और 1/3 पूरा पाकिस्तान बाढ़ में डूब गया था। भयंकर आर्थिक और मानवीय परेशानी से गुजर रहा है पाकिस्तान। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, रुपये का अमूल्यन हुआ है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है। और महंगाई के चलते जो परेशानी लोगों को है, उसके चलते लोग विरोध प्रदर्शन शहर में कर रहे हैं, विरोध का प्रदर्शन शहर में कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं। इसके चलते काम ठप पड़ा हुआ है। अब इसी हालत में एक और परेशानी ऊपर से आ गई है, और वो TTP कह के जो वहाँ पर आतंकी संस्था है, वो घातक हमले एक के बाद एक करता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले किया था तो दर्जनों लोग मारे गए उसमें। ये सारी परेशानी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान बुरी हालात से गुजर रहा है। लेकिन भारत मौन है, भारत दुविधा में है कि उसे मदद करें या ना करें। इस संबंध में 2 विचार हैं।
दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है कि मदद बिल्कुल मत कीजिए, दूसरा कहता है कि ज़रूर कीजिए मदद। दोनों बातों में जो आर्गुमेंट है उसे मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात जो कहता है कि पाकिस्तान को मदद मत कीजिए, चुपचाप बैठिए, उनका 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 पहला कारण ये है, पहला आधार ये है कि इंडिया ने शुरू से ही साफ कर दिया है ये टेररिज्म और रिश्ते, रिलेशनशिप दोनों साथ साथ नहीं चल सकेंगे। पाकिस्तान को चुनाव करना है कि अगर रिलेशन चाहिए भारत से तो आतंकवादी काम बंद करना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मस्ट बी स्टॉप्ड। दोनों नहीं चलेगा। और दूसरी बात एक और है कि आज 60-70 साल से जो लगातार अविश्वास का वातावरण रहा है, वैसी हालात में एकाएक अगर आप पहुंच जाएंगे कि हाँ साहब मदद देने में आया हूँ, ये थोड़ा अप्रासंगिक जैसा लगता है। हो सकता है पाकिस्तान कह दे कि आपको तो मांगा नहीं था, आप क्यों दे दिए, देने आ गए, क्या भीख दे रहे हैं हमको। पता नहीं, ना भी कहेगा लेकिन कह तो सकता ही है, क्योंकि वातावरण वैसा बना हुआ है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। और तीसरी बात एक है, एंटी पाकिस्तान की पॉलिसी शुरू से ही रही है। उसको बराबर मन में लगता है कि भारत हमको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि भारत हमारे लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भी कभी रखेगा। और एक और बात है कि चुनाव का वातावरण दोनों जगह है। 2024 में भारत में भी चुनाव होना है, इलेक्शन पाकिस्तान में भी होना है। ऐसी हालात में राजनीतिक गतिविधियां संभव नहीं है कि भारत आगे बढ़ के मदद करने पहुंच जाए। और तीसरी बात कि 370 आर्टिकल जो भारत ने कश्मीर से हटा लिया, इसके चलते इमरान खान की सरकार वहाँ पर थी, उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी भारत के खिलाफ। ये भी कह दिया कि आरएसएस जो है भारत का, वो ये हिटलर की जो पॉलिसी थी, नाजी पार्टी, वही है वो, नाजी पार्टी से तुलना कर दिया इसका। वातावरण खराब हुआ। उसको तो छोड़िए, अभी जो बिलावल भुट्टो जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गुजरात में जो 2001 में दंगा हुआ था, उसमें मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब को घसीट के और कुछ से कुछ टिप्पणी कर दिया उन्होंने। इससे और वातावरण खराब हुआ है। तो पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहे, सब यही कहेगा कि बीजेपी की सरकार जब भारत में होती है तो वो एंटी पाकिस्तान सरकार होती है। लेकिन ये बात गलत कहता है वो। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि देखिए, बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी वाजपेयी साहब की। वाजपेयी साहब ने पहल किया अपनी तरफ से रिश्ता सुधारने का। बाय रोड यहाँ से चले गए लाहौर, गले गले मिले नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ की तरफ से क्या मिला, कारगिल का आक्रमण। ये सच है। जहाँ तक मोदी साहब की बात है, मोदी साहब ने जब अपना शपथ ग्रहण समारोह किया 2014 में, 2014 में, तो नवाज शरीफ को विशेष कर बुलाया और वो आए भी। रिश्ता अच्छा लगता था, बन गया दोनों के बीच में। और ठीक उसके 1 साल बाद जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे अफगानिस्तान से, तो बीच में ही उतर गए, बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के लाहौर उतर गए। उस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन था, बर्थडे था, उनको विश करने पहुंच गए। ये आउट ऑफ वे जा कर के बीजेपी सरकार ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। और नरेंद्र मोदी साहब को भी क्या मिला, उरी और पुलवामा में आतंकी हमला करवा दिया पाकिस्तान में। देखिए, नेक इरादे से यहाँ से वाजपेयी भी गए, यहाँ से नरेंद्र मोदी भी गए, और वापस जो मिला रिजल्ट वो या तो कारगिल युद्ध मिला, या उड़ी में, या फिर पुलवामा में आतंकी हमले मिले। और ऐसी हालत में मदद की बात कौन सोच सकता है। ये सारी बातें हैं और इस कारण से रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं दोनों। अब मैं उनकी बात करूंगा जो ये कहते हैं कि भारत को पहल करनी चाहिए, मदद देनी चाहिए। उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं। उनका पहला आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है। अगर कहीं ये देश कमज़ोर पड़ गया तो भारत के पक्ष में कभी नहीं होगा। वहाँ पर इस्लामिक, कट्टर इस्लामिक और एंटी इंडिया फोर्स एकजुट हो जाएंगे, भारत के खिलाफ जहर बोते रहेंगे। हो सकता है कि धीरे धीरे उनके हाथ में परमाणु हथियार भी उनके हाथ में आ जाए। फिर क्या होगा, उसकी कल्पना कीजिए। और कहीं ऐसे तत्व अगर पाकिस्तान में उभर के सामने आ गए तो पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है
वहाँ भी टेंशन बना रहेगा, ज़्यादा टेंशन होगा। इसके लिए भारत को अधिक सैनिक और सैनिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत लाएगा कहाँ से? चाइना के बॉर्डर से। अगर ऐसा करेगा तो चाइना का बॉर्डर कमज़ोर होगा, ये हालत हो सकती है। फिर एक और बात है कि अगर कहीं हालत और बुरा होता रहा, हालत बिगड़ती रह गई वहाँ पाकिस्तान की, तो हो सकता है कि रिफ्यूजी की बाढ़ आ जाए भारत में, एक और समस्या, नई समस्या होगी। एक और ये लोग कारण बताते हैं कि अगर अच्छे रिश्ते होंगे तभी भारत पाकिस्तान आपस में बैठ करके कश्मीर समस्या का निदान ढूंढ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना रहेगा जो आज 60-70 साल से पड़ा हुआ है। और ये भारत के पक्ष में है कि पाकिस्तान को चाइना से थोड़ा अलग करे। ये तभी संभव है जब सहयोग का वातावरण भारत बनाएगा। अगर ऐसे ही दोनों चुप चुप रह गए तो फिर चाइना के साथ पाकिस्तान और चिपकता चला जाएगा, नज़दीक जाता रहेगा, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात हुई। इस आधार पर कहा जाता है कि मदद भारत को करनी चाहिए। अब एनालिसिस देखिए, पहली बात इसमें यह है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल पॉलिसी है कि भारत के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन जो व्यापार है उसको बनाए रखेंगे। इसका लाभ लेते हुए दोनों देश के बीच में व्यापार तो नहीं हो रहा है डायरेक्ट, ये दुबई के माध्यम से हो रहा है। करीब 15-20 बिलियन डॉलर का हर साल व्यापार हो रहा है। ये अच्छी खबर है, ये आशा की बात है। और भारत ने एक और साफ कर दिया है कि जो इंपोर्ट वहाँ से आएगा उसको 200% हम टैरिफ लगाएंगे उस पर, लेकिन जो एक्सपोर्ट होगा वो खुला होगा, उस पर कोई तरह का बंधन नहीं होगा। पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। तीसरी एक और बात कही जाती है कि टर्की को भारत मदद दे रहा है अभी जो भयंकर अकाल पड़ा है, जबकि टर्की भारत का दोस्त नहीं है, भारत का विरोधी है। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर वह कश्मीर समस्या उठाता है भारत के खिलाफ। तो अगर टर्की को हम मदद कर सकते हैं जबकि भारत का विरोधी है, तो पाकिस्तान को मदद करने में क्या बुरा है? ये बात तो सोचनी पड़ेगी। तीसरी एक और बात है, भारत आज G20 और SCO का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, और ग्लोबल पावर बनने का सपना देख रहा है। ऐसी हालत में भारत की सोच भी उसी का अनुरूप हो तो अच्छा है, बड़ा सोच, सबके साथ अच्छा रास्ता बनाना। फिर इस सब के बावजूद जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का जो आतंकी वाली नीति है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो पाकिस्तान को छोड़नी पड़ेगी, वो पाकिस्तान को भूलनी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती भी होगा। पाकिस्तान ने देख लिया है कि धर्म के नाम पर भारत को तोड़कर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन फिर पाकिस्तान एक रह पाया? वो भाषा के नाम पर 2 टुकड़े में हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया वहाँ से। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आप लड़ेंगे, आप देश के रूप में तो सफल हो जाएंगे बनाने में, लेकिन फिर आप टुकड़े में टूट जाएंगे। ये बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी शिक्षा है। और रही बात भारत की, तो भारत को भी ये सोचना पड़ेगा कि दुश्मन नंबर 1 कौन है, पोटेंशियल एनिमी कौन है? वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। तो बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते रहने से वातावरण और ख़राब होता है। भारत को कंसंट्रेट करना चाहिए चाइना पर, और भारत के साथ सहयोग का वातावरण बनाने से तो कमज़ोर पड़ेगा चाइना भी, क्योंकि पाकिस्तान उससे अलग होगा। ये सारी बातों को देखते हुए पिछले इतिहास को भूलना पड़ेगा और अच्छे भविष्य को, अंधेरे से निकलकर रोशनी वाले भविष्य को देखना पड़ेगा। इसी आशा के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।